6 महीने पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ और 15 दिन तक मेरा इलाज चलता है। लेकिन बाबू को आना था तो वो आया, 800 ग्राम का ही था। 15 दिन तक मैंने यही सुना था कि ना माँ बचेगी ना बच्चा बचेगा। आपका बच्चा अगर यहाँ पर 1 हफ्ता सर्वाइव कर जाता है तो ये बच्चा बच जाएगा। उसकी हार्ट बीट्स को मैं देखती थी तो वो घटती बढ़ती रहती थी। मैंने रोज ही एक आदमी को वहां पे मरते हुए देखा। 15-16 साल के बच्चे आते थे, रिएक्शंस हुए। मैंने इतनी मौतें देखी हैं। बचाओ मेरे बच्चे को, अभी इसका हार्ट बीट सही करो, अभी इसको देखो, अभी इसका क्या हुआ है। उस वाइट कपड़े को लेकर आना, उसको सिलना, रैप करके उसके ऊपर मोहर लगाना, फील करना। इतनी करीब से मैंने मौतें देखी हैं, इतनी करीब से मैंने जिंदगी देखी है। वैभव एक मॉल में था, उसने एक का हाथ पकड़ा और उसको खींच लिया। उसने बोला कि पागल है क्या? तो मैंने कहा ये नहीं है, पागल आप हैं। एक जब सबके घर में मोटरसाइकिल बच्चे मांगते हैं, मैं अपने बेटे की व्हीलचेयर लेके आई थी एक बार। मैंने बताया कि वैभव की व्हीलचेयर आई है नहीं। लोग मोटरसाइकिल देखने नहीं गए सर। मुझे खुश करने के लिए लोग वैभव की व्हीलचेयर देखने आए। वो सुन नहीं सकता था वैभव, जैसे मैंने बताया। तो एक बैरा टेस्ट कराया गया हम लोगों से। तो हमने बैरा टेस्ट कराया। वैभव को उन्होंने कहा कि ये इक्विपमेंट लगेगा। उस इक्विपमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं थी सर। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब बात बच्चे की आती है तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब बच्चा स्पेशल हो तो सफ़र कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आज हम आपको ऐसी ही माँ से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे की सेरेब्रल पाल्सी की यात्रा के संघर्ष को एक मिशन में बदल दिया। ना सिर्फ इलाज की चुनौतियों से लड़ी, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गई। उन्होंने अपने अनुभव से सीखते हुए स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स के लिए एक गाइड ऐप भी बनाया है। उनसे जानते हैं कि इस सफ़र में क्या क्या मुश्किलें रहीं और कैसे अब वो हज़ारों परिवारों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं द लविंग भारत। आज हमारे साथ अर्चना पांडे जी मौजूद हैं। चलिए मैम से बात करते हैं। हेलो सर। नमस्कार मैम। तो मैम, आप एक स्पेशल चाइल्ड मदर हैं। बेटे के जन्म से लेकर अब तक आपने जो संघर्ष किया है, आपने उसको कई प्लेटफॉर्म पर बताया है जी। आज भी हम इसी बात पे विस्तार से चर्चा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि माँ बनने से पहले अर्चना जी की लाइफ कैसी थी? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो पे मुझे बुलाया। और कई इंटरव्यूज को फेस कर चुकी हूँ मैं, और आज ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दिया, अगेन थैंक यू। माँ बनने से पहले एक पैम्पर्ड चाइल्ड के रूप में आप मुझे समझ सकते हैं। मेरे फादर एक प्राइवेट फर्म में सीईओ थे, और वो 1-2 फैक्ट्रीज के नहीं थे, 4 फैक्ट्रीज के सीईओ थे। बहुत अच्छे से मेरा को उन्होंने ब्रॉट अप मेरा हुआ, और मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट एजुकेशन रही है। और मेरा जो जर्नी है, वो मेरी एजुकेशनल जर्नी वो बहुत ही स्मूथ रही, बहुत अच्छी रही। एकेडमिक की अगर मेरी एकेडमिक की बात किया जाए तो मेरी एकेडमी जो है, मैं एमएससी हूँ, और कई प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी को प्रूव किया है। AR/VR का कोर्स किया। मेरे टेक्निकल, अगर मैं टेक्निकली अपने आप को बोलूँ तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। MA साइकोलॉजी से भी किया, और कई कोर्सेज मैंने स्पेशल चाइल्ड्स के लिए किए, जैसे ऑटिज्म पे कोर्स किया, फिजियोथेरेपी पे अपनी समझ बनाई, साइकोलॉजी पे अपनी समझ बनाई, क्योंकि मुझे बाद में अपने बेटे के लिए ये सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ी पहले। लेकिन शादी से पहले, माँ बनने से पहले, मैं अर्चना पांडे MSc थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। और उसके बाद से फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई वो तो बहुत ही अलग जर्नी हो गई। एक प्लेटफॉर्म मिला था, तो वो बहुत सीधा साधा प्लेटफॉर्म था, हंसी मजाक, और हमेशा से चुलबुली रही मैं। और अभी भी खैर मैंने लड़ाई करती रही, मैं स्ट्रगल करती रही, लेकिन मुस्कुराहट कभी मेरे फेस से हटी नहीं। तो जितना मैं आपको अभी तक बात की थी हमने इससे पहले भी, अभी स्टार्ट करने से पहले जितना मैं आपको जान पाया कि जब आपके पहले बेटे मतलब वैभव जो हुए हैं, उसके बाद मतलब जैसे आपका नेचर था स्टार्टिंग में,
तो मतलब आप इस चीज के लिए कभी वो थी, प्रिपेयर थी कि हाँ मतलब बच्चा हुआ है, इससे कैसे केयर करनी होती है बच्चे की? मैं उस चीज पे नहीं आना चाहता कि अभी सेरेब्रल पाल्सी, लेकिन कि एक बच्चा होने वाला है, आप एक्साइटेड होंगी उस टाइम पे, लेकिन आपको आइडिया था कि हाँ बच्चे की केयर कुछ? ऐसा मुझे कोई मतलब नहीं था आइडिया कि मुझे बाबू को इस तरीके से पालना पड़ेगा, वैभव को। बट एक जो कुछ ऐसे हादसे होते रहे थे बीच में, जैसे कि मेरे को एक माँ बनने से पहले मुझे एक पता चला कि मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे लगा कि अभी जो अब मेरे पास है, मैंने जो कंसीव किया है, इसके लिए मुझे थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे को केयर तो मैं कर रही थी, लेकिन पहले बच्चे में पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से। तो मेरे साथ तो मेरे इन लॉज भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी। तो वो 6.5 महीने जो मैंने गुजारे थे वो अच्छे से निकल गए थे। 6.5 महीने पर आकर जो मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, वो बहुत ही अजीबो-गरीब थी, क्योंकि वो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई चीज़, मेरे हार्मोन्स में दिक्कत है। जो मेरे को कहा गया कि कभी मेरा आईजीजी पॉज़िटिव रहा होगा, वो हिस्ट्री स्ट्राइक कर रही थी मुझको। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। और ये तभी होती है, तभी ये आती है फ़ेज़ जब मैं कंसीव करूँगी। तो इसकी नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि कंसीव तो मैंने पहली बार ही किया था। उसके बाद वैभव के होने के बाद से मुझे मालूम चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूंगी कि कोई भी गर्ल जो अभी शादी के बंधन में बनने वाले हों, या जो अभी शादी से पहले भी आप ये अपने टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट जरूर करा ले। गर्ल्स भी और जो हमारे बॉयज भी हैं, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि नहीं क्या ही होना है। पर मैं कहूंगी, इस प्लेटफॉर्म से मैं कहूंगी कि अगर आप पहले से अपने हार्मोन्स को टेस्ट कराते हैं तो उसका इलाज है। और अगर बाद में आपको पता चलता है और आप किसी जिंदगी को अपने साथ ले आए हैं, तो आपकी जर्नी बहुत बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है, और उस वक्त आप अपनी लाइफ को ना बीच का रास्ता निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बुलाने से पहले मैंने काफ़ी आपके बारे में पढ़ा, तो बताया कि वैभव 6 महीने में ही हो गए थे, और उनका वेट 800 ग्राम था सिर्फ। तो कब हुए थे वैभव, और क्या आपको पहले से पता था उनकी सेरेब्रल पाल्सी के बारे में? कुछ नहीं पता था। मेरे रोज का रेगुलर, मेरे हस्बैंड फार्मा में ही हैं और उनको सब कुछ पता था। वो सप्लीमेंट्स भी चल रहे थे, इवन मेरा डायग्नोस्टिक्स भी ठीक से चल रहा था। ये जो अचानक 6.5 महीने में वैभव का होना, ये हम दोनों के लिए भी कुछ पता नहीं था, हम लोगों को भी। 6 महीने पर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ और 15 दिन तक मेरा इलाज चलता है। लेकिन बाबू को आना था तो वो आया, 800 ग्राम का ही था। और इसको फिर एक जगह से, क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर नहीं था और इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो इसे मोदी नगर से और हम नोएडा लेकर आए थे। अच्छा। और ये आया भी था तो सिर्फ एक ऑक्सीजन इसको लगाया गया था, रुई के अंदर वो ऑक्सीजन इसकी नाक में लगाकर इस बच्चे ने वो जर्नी फेस की है। काफी पेनफुल रहा होगा आपको देखते हुए वक्त भी? मुझे तो मैं बेहोशी रखा गया। मुझे कोई एंथीसिया से उभारा नहीं गया था, क्योंकि जब तक मेरा मतलब मैं ऑपरेशन थिएटर में रही थी, तब तक मुझसे यही बोला गया था, क्योंकि मैं हमेशा यही पूछ रही थी, क्योंकि 15 दिन तक मैंने यही सुना था कि ना माँ बचेगी ना बच्चा बचेगा। हर डॉक्टर मतलब बोल के जाता था तो वो मुझे सुनाई पड़ता था। पर मेरे विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। और मेरे फादर, मैं उनको कहूंगी और मैं अपने हस्बैंड को भी कहूंगी, मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ने ऐसा होल्ड करके रखा था मुझको। मेरी माँ मुझे देखती नहीं थी, क्योंकि वो पेन मेरे सहती थी, क्योंकि वो माँ बन चुकी थी, उसे मालूम था। 15 दिन मुझे पेन हो रहे हैं बच्चा होने के लिए, और 15 दिन मुझे ड्रिप मिल रही है उसे रोकने के लिए। सोचिए, दोनों नेगेटिव बाइस्ड, एक रोकना, दूसरा उसको नहीं रोकना। तो वो चीज मैं सह रही थी, तो ग्लूकोज की बोतलें ही बोतलें चढ़ रही थी। और उसमें फादर आके आपको कह के जाता है कुछ नहीं होना है, मतलब कि सब कुछ अच्छे से हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो जर्नी थी सर, नहीं मालूम। बाबू को लेकर गए मेरे फादर और मेरे हस्बैंड और मेरी माँ, मुझे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया गया बाकी लोगों के साथ। और डॉक्टर्स ने मेरी बहुत केयर की, क्योंकि मैं मोदी नगर में ही पली बड़ी हूँ, और जहाँ पर मेरा इलाज हुआ मैं वहां पर रेगुलर उनके जब भी मुझे खांसी हुआ, जुकाम हुआ, उन्होंने मुझे बढ़ते हुए देखा है। तो वो लोग उस वक्त मेरे माँ बाप थे,
तो मैंने बताया कि जहाँ हम पले बड़े होते हैं हाँ, तो वहाँ पे सभी लोग हमें जान रहे होते सही हैं, और मुझे वो हॉस्पिटल अपना ही लगता था, हम्म, क्योंकि मेरे गायनी सारी की सारी हम्म, मेरी माँ की डिलीवरी वहाँ हुई थी। अब हम बच्चे उनके, फिर बच्चे की हाँ, डिलीवरी वहाँ होना, तो एक सर बॉन्ड बन गया था। बॉन्ड बन गया सर। और दूसरा कि जिस उषा दुबे थी, अच्छा, तो वो मुझे बचपन से ही जो मेरे साथ जो फेजेस मैंने फेस किए उसको वो जानती थी, तो उन्होंने मुझे बताया भी कि मैंने तुमसे बोला था कि इस हाँ, चीज को आपको समझना था। तो मैं मतलब बता रही हूँ कि हमें मानने वाला एक कनेक्शन, एक मेरे साथ बॉन्डिंग, मुझको सपोर्ट मुझे बहुत मिला है सोसाइटी से। तो वही मैंने फिर बाद में इस सोसाइटी को देने की कोशिश की। मुझे डॉक्टर्स का भी पूरा साथ मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। मुझे सोसाइटी का पूरा साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो कल भी मिला था, आज भी मिल रहा है। तो जो मैंने पाया दूसरों से, एज इट इज मैं उसको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैम जब आपको वैभव के सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता चला, तो आपका कैसा रिएक्शन था? क्योंकि सर को तो पहले पता चल गया होगा, आप तो एनेस्थीसिया के उसमें थी, तो आपको नहीं पता था। तो क्या आपको पहले से बर्थ से पहले बता दिया गया था कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, या फिर बर्थ के बाद आपको पता लगा? आपको उसके बारे में इंडिकेशंस पता थे कि आगे जाके क्या हो सकता है कुछ? मैंने बताया वैभव नॉर्मल चाइल्ड था, जब तक हमारा मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ नॉर्मल आता ठीक था। है। जब बच्चा जन्म से पहले पैदा हो गया और वो सांस नहीं ले पाया और वो रोया नहीं, ये दो कारण हुए हैं उसके सेरेब्रल पाल्सी में जाने के। अच्छा। बच्चा अगर जन्म के बाद नहीं रोता तो उसके साथ बहुत सारी फेजेस ऐसे आएंगे जो उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। मेडिकल कंडीशंस होंगे। हाँ, उसके जो है उसके सारे के सारे बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी उस बच्चे के साथ, या तो वो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का मरीज होगा, या फिर ऑटिज्म हो जाएगा, ऑटिज्म। कुछ भी मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाबू रोया ही नहीं। क्यों नहीं रोया? क्योंकि मेरे को 12 घंटा मेरे को दर्द रहा और बच्चे को उन लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी दिलाई। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते उसको, उस वक्त ही ऑपरेट करके बाबू बाहर आता, तो उसकी कंडीशन कुछ और होती। अच्छा। तो लेकिन डॉक्टर्स, क्योंकि ये भी था कि ये बच्चा बचना नहीं है, और उन दिनों आज से अगर हम पीछे जाते हैं तो देखिए उस वक्त तो ऑपरेशन को इतना बढ़िया नहीं माना जाता था। ऑपरेशंस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी, तो उतनी कॉम्प्लिकेशंस वो मुझे नहीं देना चाह रहे थे। उन्हें पता चला पहला बच्चा है, अभी शादी हाल ही हुई है, फिर दूसरे बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो इसलिए ये बच्चा बचेगा ही नहीं। डॉक्टर्स को मालूम था 6 महीने का बच्चा, 6.5 महीने का बच्चा नहीं बच सकता। 800 ग्राम का बाबू है तो क्या ही बचेगा। लेकिन सेरिब्रल पाल्सी है इसको, ये अभी तक हमारे डायग्नोस नहीं हो पाया था। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ कैलाश में, तो यहाँ पे वेंटिलेटर नाम पर का एक वेंटिलेटर था जो उन्होंने वैभव को प्रोवाइड किया। 1-2 रात रहा ये यहाँ पर, तो इसको दूसरे बच्चे से ब्रेन का इन्फेक्शन लगा, क्योंकि ये बहुत कमजोर था और इसने तब बिल्कुल सांस लेनी छोड़ दी, और इनके पास वो चीज फैसिलिटीज कम होने के कारण इन्होंने हमें रेफर कर दिया एम्स के लिए। अब जर्नी यहाँ से शुरू होती है। वैभव को हम एम्स लेकर गए और 2-3 दिन के बाद मैं अपने बेटे से मिलने आई। 3 दिन तक मैंने अपने बेटे को फीड नहीं कराया था। मेरा बेटे को ऐसे ही रखा गया था। तो जब मैंने अपने बेटे को देखा तो ये बेटा मेरा खेल कूद रहा था। अच्छा। लेकिन जब इसको इन्फेक्शन लगा तो इसको सबसे पहले फिट्स आए। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि ये अब इसको यहाँ पर नहीं हो सकता, अब आप इसको एम्स रेफर कर रहे हैं हम लोग। तो वो जर्नी थी। वैभव को वेंटिलेटर से हटाया गया और इसको ऑक्सीजन लगाया गया, और मैं और मेरे हस्बैंड पीछे थे बैठे हुए, और ड्राइवर आगे, और 2 लोग उसको मतलब आगे लेकर जा रहे थे। तो हम बाबू को पंप कर रहे थे ऑक्सीजन। मैं देख रही थी, मैं चुप एकदम शांत, क्योंकि जो कंडीशंस मैंने कभी जिंदगी में फेस नहीं की थी, मैं कभी हॉस्पिटल्स नहीं देखे थे, इस तरीके के चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखा था। मैंने अगर किसी चीज को मांगा था तो मेरे फादर ने मुझे तुरंत ही ला के दिया था। सही बात। लेकिन आज मेरे फादर भी लाचार थे, मैं भी लाचार थी, हस्बैंड भी लाचार थे। उसे ऑक्सीजन देते हुए हम लोग लेकर गए, ये भी नहीं मालूम कि ये वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत ही, एक डॉक्टर थी, उनका नाम मुझको आज याद नहीं आ रहा है, वो भी हमारे साथ थी, और उन्होंने, आप कहते हैं कि लाइफ सपोर्ट क्या होता है, मैंने सारे सपोर्ट्स देखे अपनी लाइफ में। वो सिर्फ 3 दिन में मुझसे अटैच्ड हुई। इतना प्यार भगवान ने मुझे क्यों, मतलब इतना मुझे बनाया कि मुझे सबसे प्यार मिला।
वो डॉक्टर तब तक नहीं हिली वहां से, जहां पर भी होंगी वो, अगर वैभव के केस को याद कर रही होंगी तो जानेंगी, उन्होंने मुझे वहां तक एंट्री दिलाई, वैभव को बेड प्रोवाइड कराया, उन्होंने सिग्नेचर किया मेरे फॉर्म पर कि हम रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद से कैलाश आज तक मेरा इसीलिए फेवरेट रहा है। और मेरा तीसरा जो बेबी हुआ वो भी कैलाश में ही हुआ, फिर मतलब मेरा कैलाश से ही ये नाता बन गया। वो वहां तक मुझे लेकर जाना, सारा काम करा के वापस मुझको, मतलब यहाँ तक कि मुझे बेड नहीं मिल सकता था एम्स में, क्योंकि वो मेरा बेटा जो था वो बड़े बच्चों की आईसीयू में उसे रेफर किया गया। छोटे बच्चों जो बच्चे होते हैं उनकी आईसीयू में इसलिए नहीं हमें किया गया क्योंकि जिनकी डिलीवरीज वहां पर होती है एम्स में, उनको वो जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। ठीक है। तो मुझे बड़े बच्चे की आईसीयू मिली सर, और मेरे बच्चे को एक बेड मिल गया। बेड मिला तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पीयूष, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि आपका बच्चा अगर यहाँ पर 1 हफ्ता सरवाइव कर जाता है तो ये बच्चा बच जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोगों को आईसीयू के बाहर बिठा दिया गया, हमारे पास कोई बेड नहीं सर, और मैं 3 दिन मुझे हुए थे, ऐसे 3-4 दिन हो रहे थे मुझे माँ बने हुए, मेरे को बैठने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं, कुछ नहीं। एम्स वालों ने मुझे एक बेड दिया, मुझे वहां लिटाया गया, मैं बैठी रही थोड़ी देर। उसके बाद से मेरे हस्बैंड से बोला गया कि आप ये सारी दवाइयां लेके आइएगा। एम्स दवाइयां प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ चीजें वो प्रोवाइड नहीं कर सकता मेरे लिए क्योंकि हम उसके पेशेंट नहीं थे। तो एक कैपिलरीज आया करती थी जो 1000 रुपए की एक कैपिलरी होती थी, अब पर डे वैभव को लगती नहीं। और एक आता था टीपीएन करके दवाई, वो भी 1000 रुपए की आती थी, वो भी बाबू को पर डे लगती थी। तो मुझे 3000 रुपए रोज मतलब रखने पड़ते थे अपने पास, वो होने ही चाहिए। उसके बाद अलग खर्चा, अलग एक्सपेंस। हाँ, ये सब चीजें। तो अब क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छा खासी मुझको मेडिकल की नॉलेज थी, मेडिसिन्स की भी मुझे बहुत अच्छी नॉलेज थी। क्योंकि मैंने जब अपनी एमएससी की तो मेरे एक अग्रवाल सर थे, एक अग्रवाल जी, वो जेनेटिक साइंस के बहुत बड़े अपने लेक्चरर थे, उनकी बुक्स पब्लिश होती, मैं उनके अंडर में पीएचडी कर रही थी। तो उनको बड़ी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, वो मेडिसिन्स की किताबें बहुत पढ़ते थे, तो जितना पढ़ते थे उतना मुझको बताते थे कि अर्चना ले तू भी पढ़ ले इसको। तो मेरा जैसे जिसके साथ रहते हैं वैसे ही आपका इंटरेस्ट बनता जाता है। तो मेरा फिशरीज में चल रहा था उन दिनों, तो सर ने मुझको भी बुक्स वगैरह दे रखी थी, तो मैं काफी चीजों को पढ़ती थी। और भगवान ने एक चीज कहते हैं ना कि कोई चीज अगर आने वाली हो तो उससे पहले भगवान उसको प्रिपेयर करता है। ही गिव्स यू सम बैट्स कि आप इस पे जाइए और इस पे आप समझिए क्या चीज है। तो बहुत सारी चीजों का मुझको नॉलेज थी, बहुत सारी चीजों को मैंने किया। तो जब डॉक्टर पीयूष से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझको बोला कि अभी जो है वैभव वो वेंटिलेटर पे है और अभी इसको टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, टाइम लगे कोई बात नहीं है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि आप आइए और अपने बच्चे को फीड कराएं। तो मैं गई तो अब उसको मुझे एक कप में, एक बाउल में अपने दूध पहले उसको दिया बच्चे को। वो नली से पी रहा था। अच्छा। उसको नली में डाल के वो दूध दिया गया, तो वो वैभव ने शक किया, मुझे बोला कि आप बैठ पाएंगे यहाँ पर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बैठ पाऊंगी। तो बैठिए। मैं बैठी वहां पर, तो उसकी हार्ट बीट्स को मैं देखती थी, तो वो घटती बढ़ती रहती थी। मैं शादी से पहले ऐसे वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा करती थी। तो मैंने बाबू का नाम वैभव रख दिया, और एक बुक थी मतलब छोटी सी, धारणाएं कहते हैं इसको, या फिर जो कह लीजिए मान्यताएं कह लीजिए, या रूढ़िवादिता कह लीजिए, जो भी आप कहेंगे। आप सुपरस्टिशियस नहीं हूं मैं, लेकिन कह सकते हैं अभी इस वक्त। तो वो किताब मैं चुरा कर लेके गई, अपने हस्बैंड से बोला कि उस वहां रखा है, आप लेके आइएगा। बाबू के तकिए के नीचे जो उसका बेड था, व्रत कथा जो होती है, जो उसके बेड के नीचे रख दिया मैंने। और सर मैंने रोज ही एक आदमी को वहां पे मरते हुए देखा। 15-15, 16 साल के बच्चे आते थे, रिएक्शंस हुए। मैंने इतनी मौतें देखी हैं सर। उन्हें देख कर और मन घबराता होगा।
तो ऐसा था। एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम मैंने डेथ सर्टिफिकेट ही रख दिया, डीसी। वो जिस दिन आप बैठते थे रात में, वो उस दिन 7 8 10 मौतें होती थी। अब ये कोइंसिडेंस था क्या हुआ, तो एक वैभव के साथ बहुत खतरनाक हमारे साथ हुआ था कि उसको ब्लड चेंज होता था। हाँ। या हुआ होगा, या जब कैपिलरीज वो लगा रहे होंगे तो उसका ब्लड लॉस हुआ होगा। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझको नहीं बताया और रात में उसको ब्लड चढ़ा दिया। अच्छा। और मुझे तो गवारी मानता था, क्योंकि उस वक्त जो वेशभूषा थी मेरी वो बहुत ही खराब थी। एक तो मेरी हाइट कम थी, तो मेरी माँ मेरे को मैक्सी टाइप कुछ भेजा था उसने, तो नीचे से काट दिया था। और उसके पास टाइम नहीं था कि वो उसको सिले, तो उसके तार वार निकले हुए थे। मतलब मैं वो जिंदगी बता रही हूँ जो मैंने एकदम देखी है आज। तो वो मुझे ऐसे ही मानते थे कि पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अदरवाइज ये ऐसे थोड़ी पहन के चलती चाहे कुछ भी। वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ठीक है मेरे पास उस वक्त माँ बनी थी हाल ही में, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उस वक्त, तो वो सब चीजें मैं झेल ही रही थी। तो वो फाइल वहां उसने रख के छोड़ दी, तो मैंने वो फाइल उठाई और मैंने पढ़ा। मैं कहा इसमें तो मेरे बेटे का ब्लड चेंज किया इन्होंने, रात में इसको ब्लड चढ़ाया है। मैं वो फाइल लेकर बैठी रही, डॉक्टर आए जो वहाँ के हेड होते हैं। हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर आपने रात में आके, एक डॉक्टर है उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? मैं कहा आई हैव सीन सर, दिस इज द फाइल। तो उसने मुझे देखा, ये तो अंग्रेजी बोल रही है। उसने उसकी तरफ घूर के देखा, तूने इतना बड़ा गलत काम कैसे कर दिया, फाइल छोड़ दी। तो वो कहते कि आपने फाइल को कैसे टच किया? मैंने कहा आपने जैसे मेरे बेटे को टच किया रात में। सही बात है। आपने मुझसे जानकारी क्यों नहीं ली? आप मुझे बुलाते, कंसेंट जरूरी होता है। आप मुझे बुलाते, आप मेरे रगों का एक एक बूंद ले लेते। हाँ। जब माँ थी तो आपने क्यों लिया? तो उसने बोला कि मैं तुमको 8-10 दिन से देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं देखी। मैं तुम अपने बेटे को रोज देखती हो, जब इसकी सांसें गिरने लग जाती है तुम इतना चीखती हो, बचाओ मेरे बच्चे को, अभी इसका हार्ट बीट सही करो, अभी इसको देखो, अभी इसका क्या हुआ है, इसकी पल्स रेट क्यों गिर रही है। तो आपको तो बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं सोचता था कि ये तुम्हारे को मतलब अपने आप ही तुम बोल रही हो, लेकिन आज इसीलिए डर के मारे मैंने तुमको नहीं बुलाया रात में। तुम तो लड़ जाओ कि एक बच्चा मरा था, तो मैं ये बॉडीज नहीं देते। तो उसका वो दहाड़े मार मार के मार हो रही थी। तो कहते हैं इसका पहले वो डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो दूंगा। मैंने कहा आप बताओ ये क्यों दोगे तुम, इसको यहाँ पे पास में खड़ा होने दो ना। वो अपने बच्चे को सहला तो ले, मर तो गया ही वो। सही बात है। जब तक तुम उसको सिल रहे हो, सर मैंने देखा है उस व्हाइट कपड़े को लेकर आना, उसको सिलना, रैप करके, उसके ऊपर मोहर लगाना, सर सील करना। इतनी करीब से मैंने मौतें देखी हैं, इतनी करीब से मैंने जिंदगी देखी है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत हार्ड भी हूँ और बहुत सॉफ्ट भी हूँ। मन में ख्याल आते हैं बहुत अजीब अजीब, आप देखते और सर रात की बात, रात में 12 बजे कोई मेरे सामने मर रहा हो और फिर मुझसे ये कहा जाए आप बाहर निकल जाओ। सही बात। और सर वहाँ पूरे में सन्नाटा हो। तो सोचिए आप एक जरा सी लड़की जिसकी उम्र ऐसी होगी 22-23 साल की, वो किस तरीके से अकेले रहती होगी वहां पर। और हस्बैंड का ये था कि वो सारा दिन जॉब करते थे, वो शाम को आते थे, आने के बाद फिर मैं वहां से हटती थी चेयर से, वो बैठते थे। इस तरीके की हार्ड जिंदगी हम लोगों ने देखी है। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट, जो हम कहते हैं कि शादी का मतलब क्या है, कोर समझ में आता है। फ्रेंड्स क्यों जरूरी है सर, ये कोर समझ में आता है। सोसाइटी क्यों जरूरी है सर, ये समझ में आता है। आज आप मेरा इंटरव्यू इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उस दर्द को, मेरी जर्नी को, अब मैंने कितने लोगों को इंस्पायर्ड किया, कितने लोगों की जिंदगी बदली, औरों की बदल जाए, बिल्कुल, इसलिए इस शो को कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड मीडिया। बिल्कुल। तो ये हर एक चीज क्यों बनाई गई कि ईच एंड एवरीथिंग विल सपोर्ट अस। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो जिंदगी बहुत ही प्यारी है। हमारे पास लड़ाई का कोई एक, लोग कहते हैं ना मैं इससे लड़ा, मैं उससे लड़ा, मोटो नहीं रह जाता। सही बात है। आप दिमाग में ये लेकर चलिए कि मुझे सपोर्ट करना है, बिल्कुल आप कर जाएंगे। अगर आपने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया होता एट दैट टाइम, मैं आज स्टैंड ही नहीं कर रही होती। तो मैम फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा था उस टाइम पे आपको? बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट मेरा, मैं कहूंगी मैं बहुत फॉर्चुनेट। वैभव के मैटरनल पैटर्नल दोनों तरफ से सपोर्ट कैसा था? मतलब कि सपोर्ट मेरे को बहुत मिला, लेकिन हाँ कहीं कहीं देखिए ये इंडियन हमारी फैमिलीज है, इंडियन कल्चर्स है, कई बार सुनने को मिला है
अच्छा। कि तुम्हारी वजह से ऐसा है। लोगों ने कहा पागल माँ की बेटा, इसका बेटा पागल है, ये पागल बेटे की माँ है। मैंने उसको बहुत ही इजी तरीके से लिया, कहीं कहीं लड़ाई भी की है, ऐसा नहीं कि बड़े अच्छे से चली आई हूँ। तो कभी मेरा बेटा ऐसे ही जा रहा था, अब मेरे हस्बैंड बहुत कूल है और ज्यादा वो उस चीज को लेते भी नहीं है, काम एंड कूल है, लेकिन वो अपने दिल पे बहुत बातें लेते हैं, मेरी तरह नहीं है। मेरे पास तक कोई बात आएगी तो मैं आपको पलट के दूंगी, इनके पास तक आएगी तो ये चुपचाप आएंगे, उसको बहुत सोचेंगे। तो वैभव एक कहीं किसी मॉल में था, उसने एक का हाथ पकड़ा और उसको खींच लिया। अच्छा। व्हील चेयर पे ही था। तो उसने बोला कि पागल है क्या? तो मैंने कहा ये नहीं है, ये पागल नहीं है, ये बोल सुन चल नहीं सकता है। कहे तो ऐसे बच्चे को क्यों लेके आते हैं आप मॉल में, जब ये ऐसा कर ही नहीं सकता तो इसको समझाते, इसको सिखाते। मैं कहनी नहीं सीख सकता, ये ऐसी सोसाइटी भी है, देखो ये नहीं सीख सकता। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो फिर ऐसे लोगों को लेके क्यों आते हो आप? बहुत ही रूड था उसका बिहेवियर। पाठक जी ने बोला चलिए मैम सॉरी, ही सेड कि सॉरी, बट मुझे बीइंग अ मदर, मुझे क्या, मैं उसको कैरी नहीं कर सकती थी। मैंने उससे बोला कि आप जो है आप इसको कैसे पागल बोला? सही पागल नहीं है, पागल आप है। सही बात। क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया कि मेरा बेटा नहीं बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, इसलिए ये व्हील चेयर पे है, इसने आपको समझा, इसने आपको पकड़ लिया। कहती है कि आप भी तो पागल बच्चे की माँ भी पागल ही है। क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद से इन्होंने ये जब मुझे देखते हैं कि अब ये एक रुद्र रूप अपनाने वाली है या हट तो इसका आ जाएगा, तो ये मेरा हाथ पकड़ते धीरे से मुझे वहां से खींच के लेके जाते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी देखा है जहां पर मैं एकदम अड़ जाती हूँ वहां ये मुझको निकालते हैं, नहीं यहाँ चलो चलो हो गया, सपोर्ट है। हाँ, वो मुझे बात आगे ना बढ़े, बिगड़े ना। हाँ, बिगड़े ना। और मेरे को किसी से लड़ना भिड़ना, अगर कहीं एथिक्स की बात है, वैल्यूज की बात है, तो मैं जरूर अड़ती हूँ सर। और मेरा अड़ना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि सोसाइटी को आप एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो उसको समझाइए कि ये चीजें हमारी दी नहीं है, कुदरत की दी हुई चीजें हैं। आपसे हम कोई सपोर्ट नहीं मांग रहे, आपसे हम कुछ सिंपैथी भी नहीं चाहते, बट बीइंग अ ह्यूमन, मान के चलो कि अगर ऐसा कोई भी बंदा आपको मिलता है तो आप वहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें। अगर उसने आपको पकड़ भी लिया, आपको छू भी दिया, तो ये समझिए कि वो आप इंटेंशनली नहीं है उसका कुछ भी। और एज ही क्या है बच्चे की? वो बाबू 3-4 साल का है। कहते हैं बच्चे की एज ही क्या है, मतलब वो अब मेरा बेटा बड़ा है सर। हाँ। और अब मैं उसको मॉल में लेके जाती हूँ तो ये एक मेरे फैमिली का रहता है, मेरी दोनों बेटियां एक इधर और एक इधर। हाँ। उसके साथ रहती हैं। उन्हें मालूम है बाबू इधर उधर अगर हाथ फेंकेगा तो अब मेरा भाई बड़ा हो गया है, तो कोई इसको कुछ कहे ना। लेकिन अब धीरे धीरे लोग हमें बहुत पहचानते हैं। बाबू कहीं जाता है तो लोग उसको साथ, जैसे मेरे से व्हील चेयर कभी नहीं खींचती है, बाबू बड़ा हो गया है तो सपोर्ट कर देते हैं कि मैम आप हट जाओ, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं ऊपर उबड़ खाबड़ जगह है, मुझसे नई व्हील चेयर खींच रही है, तो लोग खींच के एक जगह कर देते हैं कि भाई यहाँ कर देता हूँ। तो मतलब मैं अपनी सोसाइटी की बात बता रही हूँ, मैं रोज कार में अपने बेटे को स्कूल लेकर छोड़ती हूँ, फिर मैं अपने स्कूल जाती हूँ। बाबू का स्कूल ऐसे ही है 8:40 का, मेरा स्कूल 9 बजे का है, मुझे मेरे घर से 5 मिनट लगता है। पहले मैं बाबू को छोड़ती हूँ, फिर अपने जाती हूँ। तो एक हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी में है, वो उस पल का इंतजार करते हैं सर कि मैं अपने बेटे को लेकर आऊं। वो खड़े रहते हैं, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, मेरे बेटे को बिठाते हैं, वापस व्हील चेयर बाहर मेरे सोसाइटी में पार्क करते हैं। तो ये क्या है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। बस उन्हें ये लगता है, वो रोज मैं देखती हूँ, वो जिस दिन बाबू नहीं आता स्कूल, वो खड़े होते तो मुझसे पूछते आज वैभव नहीं जा रहा? मैं कह नहीं, वो चले जाते हैं। जिस दिन वैभव है, मैं हार्डली ही मैंने कभी बाबू को गाड़ी तक लेकर आई होंगी। वो उस वक्त कह देते, कभी मैंने 2-4 बार मना किया उनसे, मैंने कहा नहीं हम कर लेंगे, तो उन्होंने बोला क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं कभी बोल ही नहीं पाई उस चीज के लिए, मैं कभी ना ही नहीं कह पाई। मैं खुद ही छोड़ देती हूँ व्हील चेयर, नीचे तक लेके आऊंगी, वो आएंगे, वो ले जाते हैं। तो एक कहते हैं हमने कोई रिश्ते नहीं बनाए सर। सही बात है, वो रिश्ते कुदरत ने बनाए। बिल्कुल, इस तरीके के लोग भी हैं
जो जानते हैं कि ये अकेली है, ये इसको खींच नहीं पाएगी। चाहे इसके बेटे का, मेरे बेटे का इस वक्त वेट होगा 64 kg, 64-65 kg, मेरा वेट 48 kg है। तो उसको लेकर जाना, उसको उठाना, उसको बिठाना, तो वो उसी वक्त ही शायद मुझे लगता है कि ऑफिस जाते हैं भैया, और उनका ये रहता है। तो मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया। अब वही सोसाइटी है जो आज चेंज भी हो रही है, मोटिवेट भी हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि जो नई जनरेशन है, और सर इससे भी अच्छा एक इंसिडेंट ये है कि अभी हाल ही में मैं एक फंक्शन में गई थी। अच्छा। तो लिफ्ट 4th फ्लोर पर था वो फंक्शन, और लिफ्ट हो गई बंद कुछ देर के लिए। हमें उसी वक्त नीचे आना था, पता चला कि लाइट कई घंटों तक नहीं आएगी, और लिफ्ट जो है वो उसी लाइट से ही चलती है, उनके पास और कोई दूसरी फैसिलिटीज उसके लिए नहीं थी, अल्टरनेटिव नहीं था। तो कॉलेज बॉयज थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे उस दिन, और 1 जनवरी का था आपका। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने कहा ये मेरा, तो बोला कि आपका ये कौन है ये, तो मैं जैसे भी बोलने वाली थी कि मेरा बेटा है, तो दूसरा बोला कोई भी हो, ये आपका कोई रिलेटिव लगते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा है। आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ। इतना बड़ा? मैंने कहा हाँ। अच्छा, इसे हम लोग नीचे छोड़ दें? मैंने कहा आप लोगों के बस का नहीं है। कैसे छोड़ोगे? तो कहते हैं कि अरे आप पीछे हटो, पहले पीछे हटो आप। अच्छा ठीक है, पीछे हटो। उनके साथ 2-4 लड़कियां थी, उनकी बहनें थी। उन्होंने कहा कि देख इसे मत उठाना, तुम लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि भाई वो भी तो पेरेंट ही है ना। उन 4 लड़कों ने बाबू को चारों तरफ से उठाया, व्हील चेयर को उसकी, और वो नीचे लाके छोड़ के गए। ये है नई जनरेशन मेरी, जिसे हम कहते हैं कि हमने इनको पास ऑन नहीं कर रहे हैं हम किसी चीज को, लेकिन उनको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। उसके बाद मैंने कहा बच्चों तुम्हें कुछ खाना है क्या कुछ करोगे? कि नहीं आंटी, ये तो हम रोज ही करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उनके लिए क्लैप किया। मैंने कहा बेटा मैं तुम लोग के लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं आंटी, हमने छोड़ दिया ना वैभव को, तो वैभव तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ अच्छा है। वो वैभव से हाथ मिला के गए। पर सर कभी कभी विकलांगता जिसे आप कहते हैं या जो भी, ये सर खलती तो है। हाँ बिल्कुल। ये दिव्यांगता जो है ये मुझे खलती है। लोग कहते हैं कि आपका बेटा दिव्यांग है, खलता है सर, जबकि उसकी उम्र के बच्चों को मैं देखती हूँ। हाँ, जब वो बच्चे भागते खेलते हैं। जब सबके घर में मोटरसाइकिल बच्चे मांगते हैं, मैं अपने बेटे की व्हील चेयर लेके आई थी एक बार। तो इसकी व्हील चेयर भी ऐसी आती है 15-20 हजार की। सस्ती तो इसकी भी व्हील चेयर नहीं आती है। तो इसकी व्हील चेयर आई, एक बच्चा इसी की उम्र का, तो उसके घर में उसके लिए बाइक आई। तो मैं काफी ज्यादा सन्टी हुई और मैं रोने लग गई। उनके घर से भी लड्डू आए। तो मेरी बेटी है सर, ऐसे कोई छोटी सी 12 साल की, उसने मुझे बोला कि बाबू की व्हील चेयर आई है। मैं कहा हाँ। तो आप रो क्यों रही हो? तो नई, बाबू के लिए भी तो नई व्हीकल आया ना। क्या हाँ, तो आप भी 4 लड्डू उनके घर दे आओ। सही बात है। मैं भी गई सर 4 लड्डू लेके। मैंने ये बताया कि बाबू की व्हील चेयर आई है नहीं। लोग मोटरसाइकिल देखने नहीं गए सर। मुझे खुश करने के लिए लोग बाबू की व्हील चेयर देखने आए। There was a lot of gatherings there. काफी अच्छा लग रहा होगा उस टाइम पे, मतलब उस टाइम उस चीज को छोड़ के everyone, और जिसके घर मोटरसाइकिल आई थी, इवन दो वो बच्चा भी, वो मेरे बेटे की एज का ही है, वो मुझको ऐसे पीछे से ऐसे गले में हाथ डाल के, और क्या यार तुम भी ऐसे ही करते। वो मुझे ऐसे ही बुलाते हैं क्योंकि मैं उनके हर खुशियों में रहती हूँ, बच्चों के साथ बच्चे की तरह रहती हूँ। तो जैसे किसी का बर्थडे वगैरह है तो मैंने उसको पकड़ा दिया, जाओ अच्छा अपना बर्थडे मना लेना। तो मुझे ऐसे गले में ऐसे सर करके पीछे से कहते और यार क्या ही व्हील चेयर ही तो आई है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरत होगी तो मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के चली जाओ।
तो मतलब लाइफ जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट सर ये जर्नी जो है फुल ऑफ चैलेंज के साथ मेरे लेकिन फुल ऑफ सपोर्ट है। आप किस चीज को किस तरीके से लेते हैं? सही बात है मैम। कुछ लोग कभी कभी मेरे फेलियर्स पे बहुत हंसे हैं, आज भी लोग मेरे फेलियर्स पे हंसते हैं सर। तब पहले जवाब देने की मैं कोशिश नहीं करती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कभी सोसाइटी से हम लोग रूबरू नहीं हुए थे, क्योंकि फादर ने हमें इस तरीके से पाया था, हम अपने घर में ही रहे हैं और हम लोग ज्यादा कहीं बाहर जाना वाना नहीं था मेरा, तो मुझे बात करना उतने अच्छे से आता भी नहीं था। और जवाब मैं देती थी तो बड़ा सटीक देती थी और बड़ा ही लोगों को दिल पर जोर कर देता था, वो मार देता था। शुरुआत हुआ था आपने जो पेरेंट्स के लिए गाइड ऐप बनाया है, आपने इस चीज को देख के आपने इस चीज को डिजाइन किया था? सबसे पहले इस चीज पे तो मैं बताती हूँ कि जब मैंने बहुत जगह से धोखा खाया तब मैंने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि बाबू का मेरे वो सुन नहीं सकता था वैभव, जैसे मैंने बताया, तो एक बैरा टेस्ट कराया गया हम लोगों से। तो हमने बैरा टेस्ट कराया, वैभव को उन्होंने कहा कि ये इक्विपमेंट लगेगा। उस इक्विपमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं थी सर। अच्छा। और उस वक्त वो 25,000 रुपए का एक ईयरफोन बाबू का आया था, और उसको लगा के कहते थे एक कान से उसको सुनाई कम देता है, एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो जिससे कम सुनाई पड़ता है और जिससे नहीं सुनाई, उन दोनों के लिए हम लोगों ने मशीन बनवाई कान वाली। और सब 25,000 रुपए उस वक्त मेरे को अरेंज करना सर एल्प्स की मशीन के लिए। सही बात। सब बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन मैंने बताया कि भाई फैमिली ने दिए पैसे, हम लोगों ने लेके आए। बाद में जब सर 1.5 साल बाद मुझको पता चलता है मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, धोखा दिया बताओ। और इससे भी बड़ी बात ये, स्पीच थेरेपिस्ट सर मैंने हायर किया, बर्थडे को 500 रुपीज लेके जाता था, और मैं बाबू को आवाज मेरे बेटे की निकालता था, तो मैं उसको रोज सिखाती थी, बाबा, माँ, दादा। तो वो 1.5 साल जब मैंने उस चीज को देखा तो सर वो मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। जो चीज की जरूरत नहीं वो मैंने अपने बच्चे को करे, इतना पेन्स दिए उसको, वो चम्मच लगा के उसके टंग को उठवा रहा है, सब कुछ देखा मैंने सर। वो चीज मैंने सीखी, शायद भगवान ने ये सारी चीजें इसलिए की क्योंकि मुझे वो चीजें सीखनी थी सर। मैंने सीखा उस चीज को, लेकिन वैभव के दर्द को भी देखा है सर मैंने। बिल्कुल। और कोई आसान नहीं है उसकी जिंदगी सर, बहुत मुश्किल जिंदगी है। और मैं आज यहाँ पर ये भी कहूंगी सर कि जितने स्ट्रांग मैं नहीं हूँ उतना स्ट्रांग मेरा बेटा है। मैंने बाबू को ऑलवेज, आज तक रोते हुए मेरा बेटा नहीं उठा। इतनी परेशानियां उसके साथ, हर दिन वो हंसता हुआ उठता है सर। आपने तो देखा है, उसने तो बेचारे ने सहन किया है उस चीज को, जब भी वो नहीं दिखाता, वो दिखाता ही, आज तक नहीं रोया, वो रोता ही नहीं। 1-2 बार रोया है, लेकिन आज तक का मैंने उसको रोते हुए नहीं देखा अपने बेटे को। इसीलिए सर मैं भी सुबह उठती हूँ पॉजिटिविटी से भरी हुई होती हूँ, ये सोच के उठती हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, कल मुझे क्या ही होगा मुझे नहीं मालूम। आज का जितना भी शेड्यूल का काम होगा वो मैं आज ही पूरा करती हूँ, मैं कल पे कोई चीज नहीं छोड़ती। सही बात है। इसीलिए मेरा बेटा, जिसे डॉक्टर्स ने भी कह दिया था ये कभी नहीं खड़ा हो सकता, ये कभी बैठ नहीं पाएगा, ये कभी ये काम नहीं कर पाएगा, आज मेरा बेटा अपने आप नहाता है, अपने आप खा लेता है, अपने अपने कपड़े पहन लेता है, उल्टे ही पहने सीधे ही पहने, अपने सारे जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी का एटलीस्ट किसी से हेल्प तो नहीं ले रहा, सेल्फ डिपेंडेंट तो हो रहा है धीरे धीरे, अपने आप अपनी व्हील चेयर पे बैठता है सर। कहता हूँ अभी तो 17 साल का बताया आपने, 16-17 साल का, अभी तो और सीखेगा, बहुत बहुत देर तक सीखता रहेगा। और जो उसकी बहनें हैं मेरे से वो कम सीखा। जब माही मेरी जिंदगी में आई आफ्टर 6 इयर्स, उसके होने के 6 साल के बाद माही मेरी जिंदगी में आई, तो माही ने पहले दिन से ही उसने सीखना उसको चालू किया। जब वो 2 साल की थी तो उसने अपने भाई से सबसे पहले बात करनी शुरू की, और उसकी बातों को वो इतना अच्छे समझते हैं, वो सिर्फ अपनी आंखों को उठाती है वो समझ जाता है, और मैं कुछ भी कहती रहूंगी वो मेरी बात नहीं सुनता है। अभी हुआ कि कोई चीज थी और मैंने उससे बोला कि रख दो, वो रख दो, उसने नहीं रखा, माई ने उसको कहा, उसने धड़ से फेंक दिया,
मतलब एक जो उसने कनेक्शन उस अपने अपने भाई में बनाया है, वो मुझसे आके नहीं कहते कुछ भी वैभव, सही बात। कि मुझे ये चीज, वो उसी को लेके कहेगा मुझे ये चीज दो, तो वो देती है। वो उससे इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं सब, अब मुझे मतलब चिंता नहीं सर। सही बात है, मतलब अब केयर वो हो रहा है, ऊपर से कनेक्शन इतना अच्छा है कि बात कर पा रहे, समझ पा रहे एक दूसरे को। हाँ, तो मैं पहले सोचती थी सर ये बात नहीं करता मेरा बेटा, इसके दर्द को मैं कैसे पहचानूंगी, इसे कुछ होगा तो मैं कैसे पहचानूंगी, सही बात। डॉक्टर के पास मैं इसे लेके जाऊंगी तो कैसे लेके जाऊंगी। पर सर वो रहते 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 तो सब कुछ पता चला, और मुझसे ज्यादा मेरी जो बेटियां हैं वो पहचान जाती हैं कि इसको आज ये परेशानी है या ये दर्द है या ये कहना चाहता है, तो मुझे आके बताएंगे आज इसको ये चाहिए, मैं ठीक है, अब ठीक है, वो हो जाता है। तो ऐप कैसे बनाया अपना, कैसे? सर फिर मुझे बहुत सारी चीजों के लिए हर जगह भटकना पड़ा। व्हील चेयर कहाँ अच्छी मिलेगी, अरे इतने चक्कर लगाए सर मैंने ना, तो पता चला वहां मिलेगी अच्छी चेयर, ठीक है। हम 50 दुकान गए सर, कहीं उसी वही क्वालिटी वही सब चीज, एक जगह 22,000 की, एक जगह 15,000 की है। फिर सर ऐसे ही हम बच्चे के इक्विपमेंट्स के लिए गए, तो देखा यहाँ पे इसके शूज इतने में है, वहां इतने में है। बाबू की तो हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है मुझको, तो मैंने कहा इसका एक कोई समाधान होना चाहिए। जैसे मैं परेशान हूँ, सारी दुनिया परेशान होगी। काउंसलर सर, एक काउंसलर के पास जाओ 1,000 रुपए मांगता है, दूसरा काउंसलर 500 रुपए मांगता है, काम वही दोनों कर रहे हैं। तो सर स्पीच थेरेपिस्ट भी मैंने देखे, तो हर चीज देखने के बाद मुझे ये लगा कि जब मैं इतनी परेशान हूँ और हम लोग के पास सब कुछ है सर, मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मैं 10 जगह दिन में जाती हूँ। लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे करते होंगे? सही बात है। और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, और वहाँ का जो मैंने देखा एनवायरनमेंट, वहाँ पर सब सोशल इकोनॉमिक पुअर स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी स्पेशल बच्चे आते हैं, वो कैसे करेंगे सर? बिल्कुल। और मैं बेटियां भी हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज सुधारो, इनके लिए ये करना है वो करना है, किसी ने क्या ही किया है सर इनके लिए? सही बात है। इन बच्चों के लिए कभी कोई आगे नहीं आया सर। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी कितना ही रुपया देती है इनको, उससे क्या इनका इलाज चल पाता है? जब एक दिन की इनकी थेरेपी के 1,000 रुपए लगते हैं, एक दवाई के इनके 2-2, 3-3 हजार रुपए लगते हैं, तो सर क्या ही ये 500-400 रुपए इनके काम आते होंगे? बहुत देर सोचा, फिर मैं कहा मैं ये काम करूंगी, मुझे एक ऐप बनाना है। तो जब मैं इनके सबके बीच में लेके आई, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, सब IT सेक्टर से भी है, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है, तो आपने देखा मैं जिस स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ पे सब बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में हैं, तो मेरा आज हमेशा सबका एक ग्रुप बना हुआ है हमारा व्हाट्सएप का, बहुत पहले से अभी तक का। तो मैं उनके बीच में लेकर गई, मैंने कहा कि देखो मुझको ना एक ऐप बनाना है। उन्होंने बोला अर्चना ऐप तो बन जाएगा, हम बना देंगे, बताओ। मैंने कहा नहीं, मुझे भी इसको सीखना है, क्योंकि इसमें जब भी कुछ होगा तो मैं तुम लोगों से थोड़ी बात करूंगी, कोई कहीं है कोई कहीं रहते हो तुम लोग। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम इसके लिए एक एडवांस कोर्स है, इसको करो। तो भाई एडवांस कोर्स के लिए अब मैं कहाँ पढ़ने जाऊं? उन्होंने मुझे एक YouTube चैनल पकड़ाया पहले, तो कहा पहले तुम इससे सीखो। उससे भी कुछ समझ में नहीं आया सर मेरे को, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मैंने बहुत पहले PGDCA किया था सर, ऐसे 2002, 2003-4 में किया हो। वो पढ़ाई सब कुछ बक्से में भूल चुकी थी मैं, कुछ नहीं पता, सब साफ था एकदम। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास बहुत टाइम रहता है, और वो है भी ऐसा कि मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं आया ना समझ में तेरे? मेरे का नहीं आया। मैं कहा तुम लोग पागल, मुझे पागल बना रहे हो, YouTube से कौन सीखता है? उसने बोला YouTube से ही सीखते हैं, लेकिन तुम नहीं सीख पाओगे, मैं तुमको बताता हूँ इसके लिए करना क्या है। उसने सबसे पहले मुझको सर C+ लैंग्वेज के बारे में बताया। अच्छा, C++? हाँ, C++। C++ बहुत पहले चलता था, अब C+ चल रहा है। अच्छा। तो उसने मुझको वो सिखाया पहले, और उससे मुझे रोज 2 काम देता था सर, कि ये 2 प्रोग्रामिंग तू कर। मैं ऐसे होती नहीं थी प्रोग्रामिंग, क्योंकि घर का पूरा काम था। रात में मैं बैठती थी 1-1, 1:30 बजे तक सर मैं प्रोग्रामिंग करती थी, और वो भी 2 बजे रात में भी मैं उसको भेजती थी, तो वो उसको करेक्ट करके भेजता था कि ले ठीक है अब इसे सही करो। तो सर उसमें कुछ इंटरेस्ट जागा। फिर लोगों ने मुझको पाइथन पढ़ाया। सर पाइथन मैं कहती थी क्या है, तो ये पाइथन पढ़ो, पाइथन पढ़ा सर मैंने कुछ दिन तक।
फिर मुझे लगा कि सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैं जब तक पढ़ूंगी लिखूंगी मेरा ऐप नहीं बनेगा। अब रियलिस्टिक लाइफ में घुसना था मुझे। मैं कहा चलो तुम लोग स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी इस चीज को, अब मेरे फ्रेंड्स इसको बीड़ा उठाएंगे इसका। तब तक मैं AR VR कोर्स में एनरोल कर चुकी थी अपने आप को। तो वहां पर भी एक सर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप इस ऐप को ही बनाते हैं, आप इसको करते भी रहो। तो मैंने गेम्स बनाना सीख रही थी, मुझे गेम्स बनाना सीखना था। साइड बाय साइड जब ये लोग बनाने लग गए तो मुझे उसमें ये इन्वॉल्व रखते थे। आइडियाज पूरे मेरे होते थे, डिजाइन मेरा होता था, बस ये लोग उसको प्रोग्रामिंग करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। जब वो प्रोग्रामिंग करते थे तो बीच में जब ये करते थे तो मुझे पता चल जाता था कि यहाँ पर ये चीज गलत हो रही है, यहाँ पे चीज सही हो रही है। तो देखते देखते सर मुझे प्रोग्रामिंग करनी आ गई, मुझे सीख गई मैं थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से इसको क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है, इसने पूरा सर 2 साल लगे हमें इसे बनाने में। 2 साल में मैंने इसके अंदर सारी चीजें डाली जितनी मेरी को परेशानी हुई थी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने काउंसलर्स चुने, टीचर्स देखे। 75 डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, मेरा टारगेट था कि मैं जो बेनिफिट दे पाऊं वो एकदम जो तमका है जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर पाता है, तो वहां तक पहले मैं रीच करूं। तो सबसे पहले हम पहुंचे 75 डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स के पास, उनको लेकर चलना। सर ये इतना बड़ा टास्क था सर, ईच एंड एवरी डे मेरा 2 या 2.5 घंटा मीटिंग में जाता था। उनको समझाना, उनको ये बताना, फिर उनके यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर्स थे उनसे मिलना, वहाँ के जो DCs हैं उनसे बात करना। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपका साथ देंगे, तो अच्छा काम है। समझाने के बाद सर वो उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, सर ये बहुत बड़ा टास्क था। इस तरीके से 75 डिस्ट्रिक्ट तक मैं पहुंची सर, और सभी लोगों ने वहां से हाँ कहा। वहाँ के स्पेशल एजुकेटर्स जुड़े, हमारे यहाँ के स्पेशल एजुकेटर्स जुड़े, वैभव की एक मैम है, तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया हमारा। फिर ये जो आम लोग थे, अब ये उनके बीच में आए। पहले स्पेशल से स्टार्ट किया, स्पेशल आए। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर थे, उन लोगों ने बोला कि व्हाई आर यू वरिंग, वी आर विद यू। तो उन लोगों ने मुझको अपना दे दिया प्रोफाइल्स की, हम तुम्हारे ऐप में तुम्हारे साथ है। गाइनीज आई सर, आजकल गाइनीज कितना पैसा लेती हैं, बट उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे जो पेरेंट्स होंगे जो अभी माँ बनने के कगार पे है, उन्होंने किया है अपना माइंड मेकअप कि मैं माँ बनूंगी, उनको किस चीज की जरूरत है, कौन सी उनकी प्रोफाइल है, उसमें क्या चाहिए उनको, ये हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो गाइनीज आए सर, काउंसलर्स आए सामने से, उसके बाद से सर आपके थेरेपिस्ट आए मेरे सामने। फिर मेरे को अब जनता शॉप्स पर कि कहाँ से कौन सी सब्सिडी मिलती है जो इजीली प्रोवाइड हम करवा पाए। तो मैंने कभी भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं रखा, कहीं ना प्राइवेट सेक्टर ना गवर्नमेंट सेक्टर, मैंने दोनों को अलग जरूर किया। तो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ चीजें अच्छी मिल सकती हैं, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर से अच्छी मिल सकती हैं, तो मैंने दोनों को अपने ऐप पे रखा। और कहाँ से किसको कौन सी चीज मिल सकती है, कहाँ नियर बाय स्कूल्स हैं ऐसे बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट, अब दोनों में इंटरेस्टेड है। कुछ पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज मुझको अच्छी हैं तो वो जा सकते हैं, जिन्हें लगता है प्राइवेट। मेरे बेटे को देखिए, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं आपके बच्चों के साथ। हमारे बच्चे मल्टीपल बीमारियों से गुजर रहे हैं। किसी गवर्नमेंट फर्म में कोई बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल, और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो अच्छी चीज है। सही बात है हमारे पास कि हमें अपने बच्चों को उस लेवल पे, उस लाइन पर लेकर आना है, उनको हमें एक अच्छी जिंदगी की तरफ मोड़ना है। तो उसके लिए हमें जो अच्छा बेटर फ्यूचर उनका लगता है, मुझे उस सेक्टर में चले जाना है। ये इंस्टेड ऑफ ये सोचते हुए कि ये प्राइवेट है, या इंस्टेड ऑफ ये सोचते हुए कि ये गवर्नमेंट है। मेरे को आज भी, मैं बताती हूँ आपको, मैं कभी ये नहीं देखा कि अगर 2 रुपए की चीज भी है, कारगर है, तो मैं उसको अडॉप्ट करती हूँ। अगर वो लाखों रुपए की चीज है, वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। सही बात है। ये भी एक फिल्ट्रेशन बिल्कुल आपकी लाइफ में होना चाहिए। आजकल के लोगों के पास वो फिल्ट्रेशन नहीं है। वो सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को फोकस करो कि आपके पास होना क्या चाहिए, जरूरत क्या है, जरूरत, नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर नीड एंड देन ग्रैब द थिंग्स। तो जब आपकी नीड पता चल गई मुझको, अगर मेरी नीड मेरे बेटे के लिए 2 रुपए की चप्पल की है, तो उसके लिए मुझे लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं,
ये सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि मार्केट में तो हर चीज अवेलेबल है। मेरे बेटे का पैर जो है वो इस तरीके से है, अभी उसकी ये जो फीट है वो इस तरीके का है। अब इसमें कौन सी चप्पल आएगी, मैं करोड़ों रुपए का लगा दूं, लेकिन मेरे को नहीं उसका फीट, तो मुझे तो बनवानी पड़ती है बाबू के लिए स्पेशल। तो मेरे को उसके लिए कई सारी शॉप्स पे जाना पड़ेगा, जहां पर चीप एंड बेस्ट होगा मैं वहां अपनाऊंगी। तो इन सब चीजों को सर देखते हुए मुझे अपनी पूरी मैंने लाइफ गुजारी कि किस तरीके से कहाँ, तो वही चीज मैंने इस ऐप में डाला, सब लोगों की परेशानियों को सॉल्व किया। वहां के जो एरियाज में जो पास के लोग हैं जो उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके नंबर्स को प्रोवाइड किया गया। और इसके अंदर एक और चीज है सर, इसके अंदर स्टूडेंट फोरम है, उसमें स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनके आंसर दे सकते हैं। पेरेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेरेंट्स का आंसर दे सकते हैं हम। पेरेंट्स हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जितने लोग जुड़े हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर एक विजयानंद सोसाइटी है जो कि पुणे की है, वो स्पेशल एजुकेटर्स और स्पेशल चाइल्ड पे काम करती है। तो वहाँ के जो डीन हैं वो हमें प्रमोट करते हैं, मैंने उन्हीं के यहाँ से सारे कोर्सेज किए हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से इस ऐप में भी जुड़े हैं और इससे काम भी करते हैं। यहाँ के कुछ लोगों को वो सिखाते भी हैं, मैं भी यहाँ से ही ऑनलाइन उनकी बच्चों की क्लासेस लेती हूँ। और वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, कुछ नए टूल्स बन रहे हैं इन बच्चों के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे प्रोवाइड करते हैं सर। आपको बड़ी खुशी होती होगी कि आपने किसी ना किसी की चीज़ के काम आई, आपने अपनी जो अब चैलेंजेस फेस किए उसको आपने इम्प्लीमेंट करके कहाँ सुधार किया जा सकता है, आगे कोई और फेस ना करे इन चैलेंजेस को। तो अपने पॉजिटिव फीडबैक्स जो देखे होंगे तो आपसे बड़ी खुशी मिलती होगी उन चीज़ को। सही नहीं है, जब मैं बहुत छोटी थी, ऐसे मम्मी बताती है 10th में थी मैं, तो एक मम्मी थी वो अपने बच्चे को गोद लेकर आई थी, हम लोग को नहीं मालूम था। पता नहीं कि उसकी माँ को देख के मुझे लगा कि इसकी माँ को ना जरूरत है हमारी। मैं उसके घर में गई, उससे बातें की, उसके बेटे को जो जो जरूरतें थी, फिर मैंने उसको पढ़ाया, तो उसका बच्चा पास हो गया। तो ये कहते मतलब पहले से ही कुछ कुछ चीजें रही। मैं जब उन लोगों को साथ बैठी, उनके साथ बात की, उसके 2 बच्चे थे और दोनों के दोनों ही ऑटिस्टिक चाइल्ड थे, उसके ऑटिज्म था उनको, और दोनों को बांध के लेके आया जाता था सर, मोटी सी चैन में। और वो किसी को नहीं मारते थे। सबसे बड़ी बात ये थी, वो दोनों किसी को नहीं मारते, आपस में मारते थे एक दूसरे को, और इतना मारते थे कि घायल कर देते थे सर। अब ये चीज मैंने उसको देखा, उसके पेरेंट्स कभी नहीं आते थे सामने, बाहर नहीं आए। धीरे धीरे मैं उसके घर में गई, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पहले तो मेरे को बंद ही रखते थे और खिड़की से ही बात करके छोड़ देते थे मुझे। फिर उनके घर तक घुसना, ये मेरी पहली जीत थी सर, ये मेरी पहली काउंसलिंग है जिसे मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। उनका रोज दरवाजा खटखटाना, रोज मेरे लिए वो दरवाजे बंद होते थे, और मैं बाबू को लेके जाती थी, गोदी में बाबू को लेती थी, और मैं रोज खटखटा दरवाजा, वो खिड़की से बोलते थे कि क्या है, जाओ अपने घर जाओ। तो मैं कहती थी, मैं आस नहीं छोड़ी, मैंने कहा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। मैं खिड़की से ही बातें करके आ जाती थी। अच्छा आपके घर में, अच्छा मेरे को ना ऐसा लग रहा था कुछ, मुझे चाय पीनी थी आपके घर में, मेरे घर में चाय नहीं है, और फिर दरवाजा बंद कर देते थे। फिर एक दिन उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपना दरवाजा खोला, कहा मेरा बच्चे तुमको मार देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको तो नहीं मारते ना। फिर देखो, फिर उन्होंने जो दिखाई जिंदगी, जो दिखाई, मेरी जिंदगी बहुत सुकून में है सर। उन दोनों को एक इस कमरे में बांध रखा है, एक को उस कमरे में बांध रखा है, और पेरेंट्स उसको देख रहे हैं। जुड़वा बच्चे, उस हालात को देखिए सर। माँ इधर सोफा डाल के बैठी है, पापा उधर बैठा है, जो चीजें टाइमली उनको खाना पानी दे रहे हैं, और डर रहे हैं कि कहीं एक दूसरे से मिल गए तो मार डालेंगे। सही बात है। वो खौफनाक जिंदगी सर। मेरा जाना, उनके घर में चाय पीना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर। उसके घर में चाय पीना, मुझे बहुत बदबू सी भी आ रही थी, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसके घर में चाय पी लेनी चाहिए। चाय पी सर, कैसे भी पी, मैंने चाय पिया। जब मैंने उनके साथ चाय पी और उनसे बात की 1 घंटा, मुझे वो लोग समझ में आए, तो मैंने उन लोगों को बाहर निकाला। मैं कहा कोई नहीं, इनको भी लेके चलते हैं। कह रहा ये बंधे हुए क्या जाएंगे। मैं कहा ठीक है, ये इनको कमरे में बंद रखो, बाहर से ताला मारो, आप दोनों 10 मिनट के लिए बाहर निकल गए। मैंने कहा कुछ हो जाएगा। मैं कहा नहीं होगा। जैसे ये रूम था और वो रूम था, तो उन लोगों ने बाहर से फिर कुंडी लगाई, और फिर मतलब दिमाग इतना पजल हो जाता है इंसान का
क्यों ये भी भूल जाते हैं कि बाहर दरवाजा उसमें कुंडी लगा सकते हैं हम लोग और हम लोग जा सकते हैं। सब फर्स्ट टाइम वो बेचारे उस घर से बाहर निकले होंगे, मार्केट तक दोनों एक साथ गए होंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आए। फिर मैंने कहा देखो ये बच्चों के कमरों में खिड़कियां नहीं है, तो एक काम करो इनकी खिड़कियां बनवा दो छोटी छोटी सी। कहते इनकी आवाजें बाहर जाती है, गंदी तरीके से चीखते हैं। मैं कोई बात नहीं, ये चीखते हैं, कह रहे हमें सोसाइटी खाली करा देगी। मैं कही ये खाली कराएगी, मेरा घर है, आ जाना। तो सर उनका एक रोशनदान टाइप उन लोगों ने बनवाया। तो उसकी माँ बताती है कि जब वो रोशनी सुबह आती थी तो बच्चे देखते थे उस रोशनी को। ठीक तो नहीं हुए वो दोनों और ना ठीक होंगे क्योंकि वो कुदरती है, लेकिन माँ बाप ने उनको कुछ देर के लिए घर में छोड़कर बाहर से सब्जी पानी लाना शुरू किया। ये सब काम आपके ऐप ने बहुत करके दिखा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपने काम किया है, क्या आपको लगता है ये काम सरकार को करना चाहिए था? ये काम सरकार का था? क्योंकि जैसे जैसे ये केस आते जा रहे हैं तो एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिक के लिए ये चीजें सुविधाएं फ्री में नहीं तो कम पैसों में उपलब्ध कराए। क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसी सुविधाएं दे रही है जो ऐसे स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे? नहीं देती सर। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे लिए गवर्नमेंट ने बैंक में या फिर ये जो पॉलिसीज हैं वो कर रखी हैं नॉर्मल लोगों के लिए। एक आए अभी मेरे पास, उन्होंने बोला कि आपकी मेरे को एक पॉलिसी करनी है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर मेरी नहीं, मेरे को मेरे बेटे की करानी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हो जाएगी। मैंने कहा मेरा बेटा सीपी का पेशेंट है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, इनकम उसकी 0 है। आप उसके लिए कौन सा ऐसा फाइनेंशियल उसका रहे कि आगे मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे के लिए कुछ है, वो उनके लिए नहीं हो सकता। सर बताएं अब ऐसे पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? सही बात है। मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं है सर। पे तो करने वाले आप ही हैं, आप ही पे करेंगे जब भी आगे। मतलब मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं है सर। वही तो ऐसा कहाँ जाएगा पेरेंट? चलिए मैं तो अच्छा है मेरे पास, तो मैं अपने बेटे को पाल ले जाऊंगी। उन पेरेंट्स का सोचिए सर जिसके पास है नहीं, कुछ भी नहीं है, हैंड टू माउथ वाला हिसाब किताब है। सही बात है। तो गवर्नमेंट को पैसा देती है, कुछ देती है, लेकिन उससे सर गुजारा नहीं है। आपकी एक दिन की थेरेपी, एक दिन का अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो सर वो कई हजारों में है। तो इस चीज को सोच के आप कहीं खर्च करें, लेकिन इन बच्चों पे भी पूरा का पूरा करना चाहिए। आप अपने मिशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं? सर मैंने बताया कि अभी तो एक इस ऐप के थ्रू ही मेरे पास काफी बड़ी कम्युनिटी हो गई है और कुछ दिनों में मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट से ही भी अपील करूंगी कि कुछ कई कई जगह ऐसी ऐसी कम्युनिटीज बन रही हैं जहां पर जिनके हम लोग डॉक्टर्स की एक कम्युनिटी बनाए हैं, डॉक्टर्स का अपार्टमेंट्स हैं, आपने देखा है, सोसाइटीज हैं, ऐसे पत्रकारों की हैं, हमें पत्रकार ही रहते हैं। तो हम लोग का ऐसा हो जहाँ पे जो ये बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, उन्हें किसी से मतलब ना हो सर। वो अपने दुख को गाएं, अपने बच्चों के साथ रह पाए, उस माहौल को जी पाए, क्योंकि सबके बच्चे वैसे ही होंगे, कोई इन पे उंगली नहीं उठाने वाला है। तो ये एक, और हाँ मैं इस बात को भी गलत नहीं मानती कि हम लोग सबके बीच में रहते हैं, लेकिन सर जो लोगों को लगता है कि मैं वहां पे कंफर्टेबल हूँ, ओल्ड एज हाउसेस भी तो बने हैं सर। तो उनको, वो हमारी सोसाइटी से अलग नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो वहां पे कंफर्टेबल है। ऑर्फन एज है सर, वहां पर भी तो है सर, स्कूलिंग भी तो है सर। तो ऐसे पेरेंट्स को क्यों ना एक जगह रखा जाए जो सुख दुख बांट सके। यहाँ पर हम लोग जान नहीं पाते कि ये है, इनको ये कष्ट है। जब वो एक जगह रहते हैं, उनके लिए कुछ कम पैसों के लिए आप लेकर सब्सिडी लगाकर चाहे कैसे करके उनके लिए क्या कम्युनिटी फ्लैट नहीं बना सकते? सही बात। क्योंकि वो पेरेंट्स कितने परेशान है, सारा टाइम तो उन्होंने थेरेपी में लगा दी अपने बेटे की। बिल्कुल मैम। उनके पास और अपनी बेटियां, उनके बारे में सोचा भी नहीं कि इनका ब्याह होगा नहीं होगा। सही बात है। आप बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, एक योजना ये भी चलानी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए सर क्या है? सही बात। अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा? सही बात। देखने वाला कौन है आगे? सर कोई देखने वाला नहीं। तो ऐसे केयर टेकर कहाँ है सर हमारे पास? तो रात की नींद हराम है हम पेरेंट्स की, ये सोच के कि मेरे बच्चे का कल कौन होगा। बिल्कुल। दादा हैं, दादी हैं, लेकिन सर वो भी तो अपनी एज के हैं। लोग तो जिनके बच्चे सामान्य होते हैं वो भी डरते हैं इस चीज को लेके, तो लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड उनके तो और भी मुश्किल होता है सर। जो बच्चे बहुत क्रिटिकल उससे गुजर रहे हैं,
मैं ये कहती हूँ कि आप सबके लिए मत करो, लेकिन जो बच्चा 70% हाँ 80% विकलांग है, बिल्कुल सॉरी दिव्यांग है, तो उस दिव्यांगता को देखते हुए अगर 50% से सर शुरू करते हैं ना, दिव्यांगता तो दिव्यांगता ही है सर, मैं बताती हूँ 10%, 20%, 30%, ये बच्चे तो चलो थोड़ा बहुत कुछ कर भी जाएंगे, लेकिन सर जब इसको 40% से जब शुरू होती है ना चीजें, ये बच्चे कहीं कहीं नहीं स्टैंड करते सर। अगर मान लीजिए कि वो पैरालिसिस है, ठीक है, वो बच्चा पढ़ सकता है, हम उसको डाल रहे हैं, उनके लिए ठीक है, वो बच्चा पढ़ सकता है। जो ऐसे बच्चे हैं जो ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कुछ काम कर सकते हैं, वो सिर्फ टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर, सर इनके लिए, सर बस इनके लिए आगे आ जाए वो गवर्नमेंट, इनके लिए कोई भी सीएसआर आगे आए, कुछ भी लोग आगे आए, तो सर मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और मेरे को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। अगर मैं समाज के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, एक स्टेपिंग स्टोन रखा है मैंने, तो आई नीड द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जो स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, आपने अपने अनुभव से जितना सीखा, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि कभी भी होप तो छोड़नी नहीं है। लड़ाई है ये हमारी खुद से, तो खुद से जो लड़ पाया है वही सिकंदर कहलाया है। दुनिया से लड़ना बहुत इजी, दूसरों से लड़ना बहुत इजी, बट जब हमारी लड़ाई हमारे खुद से होती है, हमारी अपनी अंतरात्मा से होती है, वहां पर फेस करना अपने ही चैलेंजेस को और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। तो वहां पर आपको जरूर जरूर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक नहीं कई कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपको अपनी फैमिली, मेरी फैमिली अच्छी थी, ये बात मेरे लिए फेवरेबल है, आपकी फैमिली फेवरेबल कितनी कंडीशन है ये आप जानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि आपके अंदर जितने भी लोग हैं, सब एक तो सपोर्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और नहीं है तो करो, क्योंकि वो बच्चा भी आप ही का है, वो फैमिली भी आप ही की है, वो घर भी आप ही का है। सोसाइटी तभी काम करती है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। थेरेपीज पे बहुत ध्यान दीजिए, थेरेपी बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर इन सब के पास भी कुछ नहीं है आपके पास, तो मेरा नंबर है, मैं सर से कहूंगी कि मेरे नंबर फ्लोट करेंगे वो। मेरे अपना ऐप है, आप ऐप पर भी आ सकते हैं। अभी मेरा ऐप अंडर प्रोसेस में है, उसके अंदर से क्रैश कर गया, वो इतने लोग आए हाँ क्रैश करने अच्छा है ना मैम, जुड़ रहे हैं आपसे, चीजें देख रहे हैं, तो अभी हम लोग उसके अंदर नई चीजें और नई फैसिलिटीज के साथ आ रहा है। जितनी जल्दी आएगा फिर मैं आपसे बात कर रहे हैं करूंगी। अभी आपसे। हाँ, उसको फिक्सेशन चल रहा है उसका, तो सर मैं आप ही के पास आके फिर से कहूंगी कि सर मेरा ऐप भी आप बता दें। उसके बाद से आप, मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर को रखें, मेरी कम्युनिटी बड़ी है और बड़ी करें उसको। सीएसआर कोई आगे आना चाहे प्लीज बिल्कुल आगे आए, और गवर्नमेंट बॉडीज अगर कुछ मेरे को मैं हेल्प कर सकती है तो बिल्कुल हेल्प कर दे। और अगर वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो सर बिल्कुल मैं रेडी हूँ उसके लिए। और नई जनरेशन सबसे पहले अपने हार्मोन्स को चेक कराएं, और ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, इट्स अ जनरल अवेयरनेस विच आई एम गिविंग टू यू, दिस इज द सजेशन ओनली, एंड इट्स अप टू यू कि आप इसको करते हैं कि नहीं करते, बट यू नीड इट। अभी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। फ्यूचर में कुछ ऐसा ना देखने, फ्यूचर में कुछ ऐसा देखने के लिए ना मिले। वैभव मेरी जान है, वैभव मेरे लिए सब कुछ है, वैभव मेरी स्ट्रेंथ है, बट जब हम वैभव को उस कंडीशन में देखते हैं तो लगता है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया होता या मेरे को ये बात पता होती, तो आज मैं अपने बेटे को इतनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में नहीं देख रही होती। तो एक अपने बेटे को रोज उस तरीके से देखना, सहना एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज है। एक जरा सी चोट लग जाती है तो माँ बलबला जाती है, बिखर जाती है। तो मैं तो रोज अपने बेटे को एक चोट खाते हुए देखती हूँ। तो मैम का ऐप का नाम बता दीजिए मैम। मेरा ऐप का नाम है शिक्षा अर्चना ऐप, और ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। अभी ये पुराने वर्जन पे ही आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन अभी इस वक्त इसमें फिक्सेशन चल रहा है, नई सारी बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज आ रही है। अभी हमारी सारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मैम को भी आप हमसे बात करके अच्छा लगा, अपना अनुभव साझा करने में बड़ा अच्छा लगा होगा। तो देखते रहिए द लविंग भारत। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सर।